एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा है? एक्स्ट्रा सेलुलर में सर सोडियम है, सोडियम है इंट्रासेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर में कैटायन कौन सा है? एनायन कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एनायन कौन सा है? क्लोराइड। और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कौन सा एनायन है सबसे ज्यादा? प्रोटीन। हाँ, एनायन सबसे ज्यादा। ना बाइकार्ब तो इंटरसेलुलर फ्लूइड में होता ही नहीं है। एनायन इंटरसेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास क्लोराइड और नंबर 2 इज बाइकार्बोनेट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में द मोस्ट अबंडेंट एनायन इज फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंटरसेलुलर फ्लूइड में इज अबाउट 90 मिलीमोल पर लीटर। और सेकंड इज द प्रोटीन, ठीक है, व्हिच इज अबाउट 20-25 जो है। तो रेगुलेट्स हार्ट फंक्शन है, जो essential for protein and nucleic acid synthesis है, और important for neuromuscular excitability by maintaining the resting membrane potential। जो आप बता रहे थे indirectly वही चीज है कि neuromuscular excitability के लिए important है इसका रोल by maintaining the resting membrane potential। we'll come back to that। ठीक है, अब आपके पास एक नर्व्स इक्वेशन है। ठीक है, नर्व्स इक्वेशन जो है किसी भी आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बताती है। कुछ आयन जो है सेल के अंदर है, कुछ बाहर है, तो उनका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होगा? तो दिस इज आप कैलकुलेट कर सकते हो, -61/Z into log intracellular concentration of that ion over extracellular concentration। किसी भी आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आपको मालूम करना है तो इस फॉर्मूले से आप मालूम कर सकते हो। Z stands for वैलेंसी। अगर मोनोवेलेंट आयन है तो Z will be 1, अगर डाइवेलेंट है तो 2, अगर ट्राइवेलेंट है तो 3 हो जाएगी Z की जगह पे। अब जो 3 मेजर आयन जो है अक्रॉस द सेल, जो सेलुलर जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कैल्शियम है जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी आउटसाइड द सेल है, पोटेशियम इज इनसाइड एंड सोडियम इज आल्सो आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये सेल वॉल है, ये पोटेशियम इज इन, सोडियम इज आउट एंड कैल्शियम इज आउट। आप इन तीनों की एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल उसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये पोटेशियम इनसाइड इज 150 मिली इक्विवेलेंट, आउटसाइड इज 4 मिलीमोल। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम विल बी -61/1, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी इज 1 into log पोटेशियम इन ओवर पोटेशियम आउटसाइड, तो ये आपके पास -96 मिलीवोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर कैल्शियम, ये 61/2, चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, तो ये आप उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो ये +134 आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम इज आउटसाइड तो ये प्लस है, पोटेशियम इज इनसाइड तो माइनस होगा। और सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आ जाएगा 61/1 लॉग इनसाइड और लॉग आउटसाइड, उस रेशियो का लॉग जो है तो ये +52 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 152 और 136 प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो
जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पे, ये तीनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा, जो इन तीनों की कंट्रीब्यूशन से होगा, वो 96 इनसाइड है, माइनस ये आउटसाइड है 134 प्लस 52, तो ये -90 आ गया। ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज थ्री आर्म्स, ठीक है। अब ये -90 और ये -96 के क्लोज है, तो इसलिए ये पोटेंशियम इज मेन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उसमें -90 तो पोटेंशियम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि वो -96 है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 90 है, तो प्रोटीन में प्रैक्टिकली ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पोटेंशियम का उसी को -90 कह के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह देते हैं। कार्डिक साइकिल आपको याद होगा, रिमाइंड करवा दूं कि ये फेज जो है आपकी, ये फेज जो है कौन सी होती है, ये जो अपस्ट्रोक है एक्शन पोटेंशियल का, ये फेज जो है 0, ये फेज 0 है। ये अपस्ट्रोक ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ड्यू टू सोडियम एंटर्स द सेल, ठीक है। ये जो सोडियम बाहर था दैट एंटर्स इनटू द सेल वॉल, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव तरफ ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ चला गया, यहाँ जब पहुंचता है तो जो गेटेड चैनल्स हैं सोडियम की वो क्लोज हो जाती है, ठीक है, वो क्लोज हो जाती हैं और सडनली और पोटेशियम जो है बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है नीचे को आ जाता है। पहले तो कैल्शियम भी सोडियम भी अंदर चला जाता है, पोटेशियम भी अंदर था, तो जिसकी वजह से ये पीक पे पहुंचा हुआ है। फिर ये पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होता है, जिसकी वजह से ये फिर डाउन स्ट्रोक शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर आयन की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। पोटेशियम जो बाहर जाना शुरू होता है तो ये डाउन स्ट्रोक शुरू हो जाता है यहाँ पे, और इस जगह पे जब पहुंचता है तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर जा रहा है, ठीक है, और दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटो आ जाता है। ये फेज 1 है, ये फेज 0 थी, ये फेज 1 था इनिशियल जो डाउन स्ट्रोक है, और ये प्लेटो फेज जो थी दैट इज फेज 2, और उसके बाद ये फेज 3 नीचे जो है कैल्शियम वाली चैनल जो है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम अंदर जा रहा था वो बंद हो जाता है, कैल्शियम बाहर आता जाता है, तो ये स्ट्रोक जो है डाउन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। तो इस पे फेज 4 पे कैल्शियम आपका बाहर निकल गया हुआ है, सोडियम और कैल्शियम में अंदर है, कैल्शियम बाहर है, क्योंकि वो वापस -90 पे पहुंच जाती है। इसके बाद क्या होता है, स्लोली ये आपकी जो है ये आपको ये सारा दिस इज corresponds to QRST जो आपका है ECG पे QRST, ठीक है। ये QRS है, ये ST सेगमेंट है, और दिस इज T वेव, ठीक है। T वेव corresponds to this ST सेगमेंट corresponds to this plateau phase, और ये वाला जो है दिस इज QRS, ठीक है। और इस फेज में अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कैल्शियम और सोडियम अंदर आ गए हुए हैं और पोटेशियम बाहर चला गया, और बिल्कुल रिवर्स हो गया उसके, या पोटेशियम अंदर था, कैल्शियम और सोडियम बाहर थे, तो इस फेज में यहाँ पे उलट हो गया, पोटेशियम बाहर हो गया और सोडियम और कैल्शियम अंदर चले गए, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका वापस -90 पे पहुंच गया। और इसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो कैल्शियम जो है, सोडियम जो है बाहर चले जाते हैं और पोटेशियम वापस अंदर आ जाता है।
ठीक है, और जिसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये आपका अपस्ट्रोक है, Q और S इज इक्वल टू, ये वाला अपस्ट्रोक जो है, ये प्लेटो फेज इज ST सेगमेंट, और ये वाली P वेव है, और ये उसके बाद का पीरियड जो आ जाता है, ये आ जाता है। अब जो एक्शन टेंशन जो है, अरेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? आपने वही जो फार्मूला यूज करना था कि -61/Z into log पोटेशियम इनसाइड ओवर पोटेशियम आउटसाइड, ठीक है। तो ये आपने 150 इनसाइड है, 4 आउटसाइड है, Z -61 से मल्टीप्लाई करके ये 96 आ गया, ये वाला 96 से 93 के लिए आ गया, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया। एक्चुअली दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम मेनली, मगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कैल्शियम और सोडियम का भी है। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 आ गई, मेनली ड्यू टू द पोटेशियम इनसाइड जो -90 है, और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज -96, तो दिस इज मेनली ड्यू टू पोटेशियम है। और दूसरी चीज आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, विच इज अबाउट -60। तो इसमें क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होती है, या अगर आपने कोई स्टिमुलस दिया है तो उस स्टिमुलस की वजह से ये यहां से लेके यहां तक वो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, यहां तक पहुंचता है। जब -60 पे पहुंचता है तो उसके बाद स्पॉन्टेनियसली तमाम सोडियम चैनल्स ओपन कर जाती है, जिसकी वजह से सोडियम एंटर्स इनटू द सेल। यहां से यहां तक आपको इनिशियल स्टिमुलस चाहिए, -60 तक पहुंच गया तो उसके बाद ये आगे स्पॉन्टेनियस अपस्ट्रोक होगा। इसलिए ये जो है, ये वाला डिफरेंस जो है -90 और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो -60 है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल, कि टिश्यू कितना एक्साइटेबल है, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जितना ये ज्यादा होता जाएगा डिफरेंस जो है, उतना टिश्यू कम एक्साइटेबल हो जाएगा, और जितना ये डिस्टेंस कम हो जाएगा उतना ही ये टिश्यू जो है इजीली एक्साइटेबल होता जाएगा। या फर्दर चले गए, पोटेशियम ऑक्साइड 7 हुआ है, तो 7 से अगर हम E के कैंसिल करें तो ये -82 आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये -82 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसकी वजह से अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सोडियम चैनल्स खुलनी है स्पॉन्टेनियसली, वो पार्शियली खुली हुई है, तो उसकी वजह से आगे जो स्ट्रोक होना वो स्लो हो जाता है। ये स्ट्रोक जो है, ये सोडियम की एंट्री स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चैनल्स खोलनी थी जिससे सोडियम एंट्री होती थी, वो कम खुलती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये स्ट्रोक जो है स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी QRS वाइड हो जाता है, ठीक है। ये -82 क्यों, -82 कैसे आया, -90 से -82 कैसे हुआ था, ये पोटेशियम ऑक्साइड 7 हो गया था, उसकी वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -82 पे आ गया, तो एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल आपका 2 - 60 22 हो गया। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ कि ये अपस्ट्रोक जो है वो ज्यादा स्टीप नहीं रहा, ठीक है, और उसका रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्रोक जो है वो स्लो डाउन हो गया, उसकी वजह से QRS वापस अंदर चले गए। और अब ये प्लेटो फेज आ गया, उसके बाद ये पोटेशियम ने फेज 3 में क्या होना है, फेज 3 में क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो यहाँ जो पोटेशियम जो है
तेजी से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से ये डाउन स्लोप भी ये टी आपकी पीक हो जाएगी, और रैपिड हो जाता है, ये रैपिड हो जाता है, जिससे टी पीक हो जाती है, ये स्लो डाउन हो जाता है। अब आगे जाइए, आपका 9 हो गया, तो उससे ये -74 हो गया। ये और नजदीक हो गया, एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल और कम हो गया। ठीक है, अब अगर पोटेंशियम आपका और बढ़ता है और ये वाला जो रेस्ट्रिक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम सुपरइम्पोज्ड ऑन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो यहां क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है, ये जो है मजीद एक्शन पोटेंशियल जो है राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ये यहां पे जाएगा तो फिर ये राइज करेगा ना अगला। ठीक है, तो ये पहले ही डीपोलराइजेशन हो चुकी है। डीपोलराइजेशन के लिए अब मुट्ठी आपने बंद की हुई है तो खोलनी है, तो मुट्ठी बंद है तो खोल जाएगी। अब अगर ये खुली रह रही है तो दोबारा अगर आप मुट्ठी खोलने के लिए कहेंगे तो दोबारा तो नहीं ना खुलेगी, जो पहले खुली है, पहले बंद होगी तो फिर ही खुलेगी। इसी तरह पहले ये वाला जो करंट है ये -90 पे पहुंचेगा तो फिर ही अगला एक्टिव पोटेंशियल आएगा। जब ये दोनों सुपरइम्पोज हो जाते हैं तो ये परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन हो जाती है। रीपोलराइजेशन होगी तो फिर ही डीपोलराइजेशन होगी, यहाँ परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगी। तो जिस टिश्यू में ये परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगी तो वो वहां ब्लॉक हो जाएगा, मजीद करंट उसमें से पास नहीं हो सकेगा। तो अब आपके पास ये दो चीजें आ गई कि हाइपरकैलिमिया में एक तो एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी पहले, और उसके बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो जाएगा। अब उलट चले जाओ, हाइपोकैलिमिया हो गया, ये 4 से 3 2 1 हो जाएगा, तो आपका जो है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पोटेशियम का -96 103 114 -122 और एक पोटेशियम पे ये -133 चला जाएगा। तो यहां के बजाय ये यहां चला गया -113 पे। अब जो एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल को क्या हुआ, ज्यादा हो गया है। अब इसको ज्यादा स्टिमुलस चाहिए, ज्यादा स्टिमुलस चाहिए। पहले तो इतना यहां से लेके यहां तक चाहिए था और ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाना था। अब यहां से लेके यहां तक अब जब जाओगे तो फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो ये दिस स्टेट इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, या हाइपर पोलराइज है, तो इसको एक्साइट करने के लिए आपको ज्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा, क्योंकि इसको फेज 0 को इनिशिएट करने के लिए यहां तक आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा। और हाइपरकैलिमिया में ये इसके नजदीक हो गई थी, तो इजीली एक्साइटेबल, थोड़ा सा भी स्टिमुलस देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्शन। और हाइपरकैलिमिया में ये आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, तो ज्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ भी ब्लॉक पैदा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन ब्लॉक। तो ठीक है, दो पोटेशियम में हाइपरकैलिमिया होगा तो डीपोलराइजेशन ब्लॉक, हाइपरकैलिमिया होगा तो हाइपोकैलिमिया होगा तो हाइपरपोलराइजेशन ब्लॉक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपोकैलिमिया भी और हाइपरकैलिमिया भी अपना ब्लॉक क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपके दोनों में, हाइपरपोलराइजेशन में भी और हाइपोपोलराइजेशन में, पेशेंट जो है विल क्लेम ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। वहां कंट्रैक्ट इसलिए नहीं कर सकेगा कि रीपोलराइजेशन नहीं हुई, यहां कंट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा कि ये आपको और ज्यादा स्टिमुलस की जरूरत है उसको इनिशिएट करने के लिए।
अब आपके पास और चीज आ गई कि नॉर्मली परकंजे टिश्यू हार्ट में क्या हो रहा है, परकंजे टिश्यू क्या होते हैं, मसल फाइबर्स का सिंसिटियम होता है, ठीक है। तो एक करंट ऊपर से आया, इधर से गया, इधर आया, इधर से गया, इधर आया, यहाँ जाके कैंसिल हो गया और एक कंट्रैक्शन आपकी आ गई, ठीक है, सिंगल कंट्रैक्शन आ जाएगी। मगर जब हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन हुई, ये फर्क करिए कि ये टिश्यू था ऐसे, इतना टिश्यू जो है हाइपरपोलराइज था या डीपोलराइज था, तो ये जो पल्स यहाँ तक आएगा इधर, ये इसमें से पास नहीं हो सकेगा और ये वाला इधर से पास होके इधर से पास होके इधर आएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगी और बाय द टाइम ये वाला पल्स यहाँ पहुंचता है उस वक्त तक ये जो है परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन या वो डिसअपीयर हो जाती है और ये पल्स जो है आपका ऐसे ऐसे नीचे ये ऐसे सर्कुलेट करता जाएगा, क्योंकि इनिशियली इधर से कोई पल्स नहीं था इसको कैंसिल करने के लिए, तो ये आपका इस तरीके से मूव करता जाएगा और हर दफा जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इस टिश्यू की कंट्रैक्शन करेगा। तो इसलिए री एंट्रेंट टैकीकार्डिया इनको कहते हैं, या टैकीरेथमिया भी आ जाएगी, ठीक है। तो ब्लॉक भी हो सकते हैं, टैकीकार्डिया भी, टैकीरेथमिया भी हो सकते हैं, री एंट्रेंट टैकीकार्डिया भी हो सकते हैं। अब और चीज क्या आ गई कि ये दोनों तरफ से ब्लॉक हुआ था, फिर क्या होगा, नीचे से एस्केप बीट आ सकती है, एस्केप रिदम जो होती है या एस्केप बीट जो वेंट्रिकल से इनिशिएट हो सकती है, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट या वो एक्स्ट्रासिस्टी आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि पोटेशियम की वजह से, हाइपर या हाइपो की वजह से जो कार्डियक एक्साइटेबिलिटी वो क्या होता है और किस तरीके से ये हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन ब्लॉक पैदा होते हैं और किस तरीके से ये टैकीरेथमियास या ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। चलिए, नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है ब्लड में, सीरम में 3.5 to 5 मिलीग्राम। अब ये सीरम पोटेशियम लेवल जो है इज ए पुअर इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी स्टोर, क्योंकि मेनली पोटेशियम तो इनसाइड द सेल है, तो सीरम पोटेशियम से हम ये नहीं कह सकते कि टोटल बॉडी स्टोर जो है कितने होंगे। तो टोटल बॉडी पोटेशियम जो है अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीकूलेंट पर केजी, अगर 70 केजी पर्सन है तो 70 into 50 वो 3500 मिलीकूलेंट बन जाएगा, 3500 बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आ गई, एक तो मेनली हमने इंट्रासेलुलर कहा था, इसलिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन से पोटेशियम से वी कैन नॉट जज के टोटल बॉडी स्टोर्स कितने, और दूसरा जो है रफली 50 मिलीकूलेंट पर केजी जो है वो आपका पोटेशियम की कंटेंट होगा, टोटल बॉडी पोटेशियम कंटेंट होगा। और हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, जस्ट लाइक हाइपरनाट्रीमिया या हाइपोनाट्रीमिया, इज नॉट ए डिजीज, इट इज द सिक्वेली ऑफ सम अदर डिजीज। कोई और डिजीज पैदा हो रही है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। तो मेनली 98% ऑफ ये 50 मिलीकूलेंट पर केजी था टोटल, उसमें से 98% जो है पोटेशियम इनसाइड है, मेनली इन दी मसल, और 2% इज एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। तो आपकी पोटेशियम जितना इनटेक होगा उसका 90%, 88 to 90% यूरिन में एक्सक्रीट होगा, 9 to 10% फीसेस में और 2 to 3% इन दी स्वेट, ठीक है। तो यहाँ पे इनटेक है और उसकी मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिन। ये दो चीजें याद करनी, पोटेशियम बैलेंस आपने मेंटेन करना है, तो जितना पोटेशियम आपने टेक इन किया है उतना निकल जाना चाहिए तभी,
प्लस फिर एडिशन ऑफ पोटेशियम इंटरनल मसल ब्रेकडाउन से या मस्कुलर ब्रेकडाउन से जो वो सेल की ब्रेकडाउन से रिलीज होगा, वो सारा यूरिन में से एक्सीट होना है। मेन रूट जो है आपके पास एक तो ओरल रूट है इनटेक के लिए और एक्सक्रीशन के लिए इज दी यूरिन। 9 to 10% जो फीकस में और 2 to 3% जो है स्वेट से। तो हाइपरकैलेमिया कब डेवलप होगा? जब इंक्रीज एडिशन है। एक सेकंड, हेलो वालेकुम, कहाँ से? अच्छा नहीं, ठीक है। तो एडिशन जो है होगा बाई माउथ जो है, और उसके बाद एक्सक्रीशन होगी लास्ट का। और तीसरी चीज जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पोटेशियम जो है वो डिपेंड करेगा ट्रांससेलुलर शिफ्ट पे, क्योंकि मेजर सोर्स तो ये है स्टोर जो है, तो ये इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। अब जो मिनट टू मिनट पोटेशियम की रेगुलेशन है, मिनट टू मिनट पोटेशियम की रेगुलेशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांससेलुलर शिफ्ट, ठीक है ना। अब अगर पोटेशियम ने बढ़ना है तो कुछ टाइम तो लगेगा। आपने पोटेशियम लिया है तो गट में जाना है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाना है, वहां से अब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाना है, कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह यूरिन एक्सक्रीशन में भी टाइम लगेगा, मगर इमीडिएटली इंटेंस जो मिनट टू मिनट जो है इसकी रेगुलेशन जो है सीरम पोटेशियम की, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांससेलुलर शिफ्ट, ठीक है। और डिलेड जो है रेगुलेशन जो है वो इधर बाय एडिशन या फिर एक्सक्रीशन है। और ये जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फॉर्म, जो कि अगर सीरम पोटेशियम बढ़ता है तो उसको अंदर शिफ्ट कर देगा, और अगर पोटेशियम बाहर कम होता है तो अंदर से बाहर शिफ्ट कर देगा। ये मिनट टू मिनट जो है रेगुलेशन इस पंप की वजह से जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट होती है उसकी वजह से होता है। अब क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन या लॉस ऑफ यूरिन, थोड़ा सा पोटेशियम की हैंडलिंग कैसे है किडनी से, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये इंटरसेलुलर पास से थोड़ा सा पोटेशियम अब्सॉर्ब हो जाएगा, मगर मेजर चीज ये असेंडिंग लूपा फैलने में सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप की वजह से ये आपका पोटेशियम अब्सॉर्ब हो गया। और रोम के जो है रीनल आउटर मेडलरी पोटेशियम चैनल जो है वहां से थोड़ा बहुत सिक्रीट हो जाएगा या सारा सिक्रीट हो जाएगा, यहाँ से अब्सॉर्ब हो रहा है और यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिक्रीट हो गए दोबारा सोडियम के साथ फिर रीअब्सॉर्ब, जो फैसिलिटेट करने के लिए सोडियम की एब्जॉर्प्शन को ये सोडियम और पोटेशियम ने साथ जाना है क्लोराइड के, तो ये जो पोटेशियम इसी तरह यहाँ पे साइकिल करेगा, सोडियम को यहाँ पहुँचा के ये पोटेशियम वापस इधर से लिवर में चला जाएगा, फिर मजीद सोडियम के साथ ले आएगा, सोडियम इधर से इधर अब्सॉर्ब हो जाएगा और पोटेशियम यहीं पे साइकिल करता जाएगा और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती जाएगी। उसके बाद ये आपकी सोडियम पोटेशियम चैनल है, सोडियम क्लोराइड चैनल है, कहां पे है ये? एनसीसी चैनल किस जगह पे है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, जहां से सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है। दोनों सिम पोर्टर है, सिम पोर्टर में कंबाइन जो है ये सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा एब्सॉर्ब करता है एनसीसी चैनल से, और इसको एक्टिवेट करने के लिए ये WNK1 और WNK4 का रोल होता है जो इसको फास्फोरिलेट करती है। तो इसकी अगर ये एक्टिव करेंगी ये वाली, अगर ये इनकी म्यूटेशन हो जाती है तो ये सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो
उसका तल्लुक अब यहाँ पे इनेक एपिथेलियल सोडियम चैनल जो है, इनेक जो है, सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और राम के से पोटेशियम की सिक्रीशन होती है। यहाँ ऊपर जो है फैलने में भी जो पोटेशियम एब्जॉर्ब हो गया हुआ था वो वापस यहाँ पे सिक्रीट हो जाता है। ये अमल जो है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन से स्टिमुलेट होती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स एल्डोस्टेरोन पे इफेक्ट करेगी और ये इसको स्टिमुलेट करेगी सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को। जब सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन होगी ल्यूमन में नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन हो जाएगी। ये बी के बिग पोटेशियम चैनल, इसका क्या रोल है? क्या बताएगा? बी के चैनल जो है आपकी पोटेशियम चैनल आमतौर पर क्लोज होती है। ये कब खुलती है? जब आपकी यूरिन फ्लो रेट ज्यादा होगा। यूरिन फ्लो रेट ज्यादा होगा तो ये बिग के चैनल जो है वो भी खुल जाएगी, जिससे पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ये यहाँ से पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही है। अब आपको सोडियम मेटाबॉलिज्म में और पोटेशियम की मेटाबॉलिज्म में एक मेजर डिफरेंस क्या नजर आया? गैस करें। सोडियम मोस्टली बाकी आयंस के साथ बाइंड होता है, पोटेशियम इंडिविजुअली मूव करता है। आपकी सोडियम का स्टोर कह लीजिए या सोडियम का लेवल इज मेनली मेंटेन बाय, रेगुलेट किया जाता है बाय सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन से। जो एक्सक्रीशन है सोडियम की, वो रिएब्जॉर्प्शन के बाद जो बच जाएगा ल्यूमन में वो एक्सक्रीट हो जाएगा। और पोटेशियम की रेगुलेशन इज मेनली बाय सिक्रीशन जो है, बाय सिक्रीशन। क्योंकि सारा पोटेशियम जो है रासायनिक रूप में फैलने तक सारा पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जितना फिल्टर हुआ था सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सोडियम फिल्टर हुआ, उसमें से कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो पोटेशियम सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है और फिर जितना सिक्रीट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कितना पोटेशियम ने एक्सक्रीट होना है। डिफरेंस आइडिया हो गया कि अगर पोटेशियम बॉडी में ज्यादा और ज्यादा निकालना है तो सोडियम का क्या होता था, उसकी रीअब्सॉर्प्शन कम कर देते थे। तो अगर पोटेशियम ज्यादा निकालना है बॉडी से तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है यहाँ पे ये राम के और बिग के से ये बढ़ा देंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, यार शुक्र अल्लाह का जी, तबीयत ठीक है, बेहतर है। वो है थोड़ा सा मगर ठीक है, वो पहले बिल्कुल बेड पे डाल दिया था, वो नहीं है, थोड़ा बहुत जिला जुला हो गया। आप सुनाओ जी। हाँ जी, कहानी
अच्छा वो जमैकी ने किया था एक दफा। अच्छा मैं जरा बात करता हूँ दोबारा आपसे ना, क्लास ले रहा हूँ है ना, क्लास के बाद ना फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब आप बताएंगे यहाँ पे कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कैसे होगा। एल्डोस्टेरोन के इस तरह इसी एक्सक्रीशन को कंट्रोल करती है। पोटेशियम की एक्सक्रीशन में तो रोम के चैनल एक्टिवेट करती है कॉर्टिकल। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है एल्डोस्टेरोन, तो फिर पोटेशियम की एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगी तो ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी। और ये WNK1 और WNK4 ये क्या होती है, विद नो लाइसिन पोटेशियम जो है, ये विद नो लाइसिन पोटेशियम जो है जो ये कैसे कंट्रोल करती है। अगर पॉजिटिविटी इस जगह पे ये जो कंट्रोल करती है ये सोडियम क्लोराइड चैनल को, अगर ये चैनल फास्फोरिलेट हुई है, एक्टिव हुई है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है ड्यू टू दीज जो कंपाउंड जो है, तो आगे सोडियम ये पहुंचेगा ही नहीं, ना सोडियम पहुंचेगा, ना यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, ना पोटेशियम सिक्रीट होगा। अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए, ये एक्टिव ना रहे, तो ये एनसीसी चैनल भी एक्टिव नहीं रहेगी, सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ज्यादा सोडियम क्लोराइड आगे पहुंचेगा तो वहां सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, पोटेशियम की सिक्रीशन हो जाएगी। तो ये WNK1 और 4 का ये रोल यहाँ आ जाता है। हाई सोडियम डिलीवरी टू द डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है, जितना डिस्टल ट्यूब्यूल में यहाँ पे सोडियम ज्यादा पहुंचेगा उतना ही चांस जो है कि पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। हाई यूरिन फ्लो रेट, ठीक है, और हाई सीरम पोटेशियम। और अगर डिलीवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन टू द डिस्टल ट्यूब्यूल, वो कैसे करेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन जो है अगर डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंचेगा तो उसके साथ सोडियम और पोटेशियम भी लेके जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कोई भी पहुंचेंगे तो साथ वो कैरी करेंगे सोडियम को और पोटेशियम को, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और उसकी वजह से फिर पोटेशियम की सिक्रीशन होगी। और डिक्रीज एक्सक्रीशन कैसे होगी, कि एल्डोस्टेरोन नहीं है अगर, फिर क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये WNK1 और 4 की म्यूटेशन होगी, तो एनसीसी चैनल जो है वो एक्टिव नहीं होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लो सोडियम डिलीवरी, इसलिए सोडियम कम पहुंच रहा है तो कम रीअब्जॉर्ब होगा और कम ही पोटेशियम सीट होगा, लो यूरिन फ्लो रेट, लो सीरम पोटेशियम और रीनल फेलियर रहेगा। लो सीरम पोटेशियम इनटेक है तो यहाँ क्या होगा, ये चैनल जो है एक्टिव हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, सोडियम की डिस्टल डिलीवरी कम हो जाएगी और पोटेशियम की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। अगर सीरम पोटेशियम हाई है तो ज्यादा जो है डिलीवर होगा यहाँ पे, और अगर ये इनकी म्यूटेशन है और ये चैनल एक्टिव नहीं है तो फिर क्या होगा, बढ़ जाएगी, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो जाएगी।
ये तो बात हो गई फैक्टर जो है जिनकी वजह से पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है ज्यादा होती है या कम होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ट्रांससेलुलर शिफ्ट की बात की थी हम। ये वाले वो फैक्टर्स हैं जो पोटेशियम को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो इंपॉर्टेंट जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, इलेक्ट्रिकल बर्न है, थर्मल बर्न, सेल की डीपोलराइजेशन हो गई किसी वजह से, हेड ट्रॉमा, डिजॉर्प्शन, टॉक्सिसिटी, ये सारे जो हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक है, सक्सिनल कोलिन और हाइपरटोनिसिटी। अगर सीरम में हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर आएगा, जिसके साथ पोटेशियम भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और रेब्डोमायोलाइसिस ऑलरेडी मसल इंजरी है तो वहां से सेल जो है से पोटेशियम रिलीज हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन भी पोटेशियम बढ़ाती है, मीथोट्रेक्सेट, फ्लोराइड। अगर ये चांद देखकर आपने याद रखनी, चूंकि साइक्लोस्पोरिन से आपका वास्ता पड़ता है ज्यादा, और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और रीनल फेलियर। और जो इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट करते हैं मेनली तो एल्डोस्टेरोन है, इंसुलिन है, बीटा एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं और एल्कलोसिस है। तो उसके बाद आपके पास आ गए हाइपरकलीमिया का कारण है, रीनल फेलियर। तो उसमें ड्रग्स इंपेयरिंग द पोटेशियम एक्सक्रीशन, जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को इंपेयर करते हैं, जिसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स आ गए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आ गए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आ गई, एंटीबायोटिक्स जो हैं ट्राइमेथाप्रिन, सल्फामेथाक्सोल और पेंटामिडीन। तो इसमें अब ये वाली इस्तेमाल नहीं होती है, अदरवाइज हेपरिन वाज वेरी कॉमन टू यूज। हेपरिन आ गई और साइक्लोस्पोरिन और टेट्राहिड्रोसोल, ये तो इंपेयर करते हैं पोटेशियम के एक्सक्रीशन को। दूसरे फैक्टर्स वो इंपेयर करते हैं रिस्पांसिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट को एल्डोस्टेरोन। ऐसे फैक्टर जो है एल्डोस्टेरोन की रिस्पांसिवनेस को इंपेयर करते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूट तो फिर भी पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी। इसमें टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई और क्रोनिक पार्शियल यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। नेक्स्ट जो है ट्रांससेलुलर शिफ्ट हो जाती है इनसे, पहली बात हो चुकी है, मगर इसमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी। अगर सडनली आप सीरम ऑस्मोलैरिटी रेज कर दो हाइपरनेट्रीमिया की वजह से या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड शिफ्ट होगा। रेब्डोमायोलाइसिस अभी बात की है, ट्यूमर लाइसिस ब्रेकडाउन भी, सक्सिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑलरेडी अब इंसुलिन डेफिशिएंसी, कोई शिफ्ट नहीं होगा। एक और चीज है सूडो हाइपरकलीमिया। सूडो हाइपरकलीमिया क्या होता है? सैंपल में फॉल्सली पोटेशियम बेस्ड आ रहा है, फॉल्सली पोटेशियम बेस्ड, ठीक है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ट्यूनिकेट, इन विट्रो हेमोलाइसिस, अपने बॉडी के अंदर ही बाहर, आपने जब ब्लड ड्रॉ कर लिया है तो उसमें हो जाएगी हेमोलाइसिस। डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड, स्फीयर ल्यूकोसाइटोसिस, स्फीयर थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अब स्टेट्स वगैरह में भी पुराने ज़माने में जब हर जगह पे ये फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती थी तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था टू मेजर सेंटर्स जो है, और वो दिखाया गया था कि ये जो है ब्लड जो ट्रांसफर किया जाता है, अगर तो सीरम इनिशियली निकाल के फिर भेजा है और दूसरा होल ब्लड भेज दिया है तो दोनों में पोटेशियम का डिफरेंस आ जाता था। ब्लड अगर पड़ा रहा है आपके पास, लेबोरेटरी में पड़ा रहा है ओवरनाइट,
तो उससे भी पोटेशियम बढ़ जाएगा। और कहीं दूर से भेजा गया है तो रास्ते में वो हिलने वगैरह की वजह से वो सेल का डैमेज हुआ और उसकी वजह से पोटेशियम रिलीज हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन में 5.5 to 6 इज माइल्ड हाइपरकैलेमिया, 6.1 से 7 तक मॉडरेट है और 7 से ज्यादा सीवियर हाइपरकैलेमिया। सिम्टम्स क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक है रिलेटेड टू मसल और कार्डियक फंक्शन। वीकनेस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वीकनेस, और कई फ्रैंक मसल पैरालिसिस हो सकती है। हाइपरकैलेमिया भी हाइपोकैलेमिया में ये सारी चीजें दोनों सूरतों में पैदा होगी, क्योंकि एक में डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो रहा है, दूसरे में हाइपरपोलराइजेशन ब्लॉक। पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन हो सकती है, नाजिया, वॉमिटिंग, पैरास्थेसिस। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो हैं आ सकते हैं और टैकीकार्डिया हो सकते हैं। अब वर्कअप में आपने हिस्ट्री देनी है, तो हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, किस किस्म की डाइट ले रहा है, एक्सक्लूसिवली ऐसी हाई पोटेशियम फूड्स और सच एज फ्रूट्स तो नहीं ले रहा। वेरी लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट जो है रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद कार्डियक डिजीज, कार्डियक डाइट जिसको कहते हैं, वो लो सोडियम और हाई पोटेशियम होती है। यूज ऑफ पोटेशियम सप्लीमेंट जो है उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है। ये स्पोर्ट्स ड्रिंक, डाइटरी सप्लीमेंट, साल्ट सब्स्टिट्यूट आ गया। और प्रिस्क्राइब्ड फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे ये अब तो नहीं है, वो सोडियम पेनिसिलिन होती थी, अब पोटेशियम पेनिसिलिन होती थी। इसी तरह सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं उनमें। कैल्शियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, एनसेड का यूज, एंजियोटेंसिन प्रोटीन एंजाइम ब्लॉकेज इनहिबिटर जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये एस इनहिबिटर्स और स्पाइरोलैक्टोन या ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या डायरेक्ट रीनल इनहिबिटर्स का कॉम्बिनेशन, साइक्लोसोलिन टेट्रालिमस का एंटीबायोटिक जो है ये पेंटामिडीन, ट्राइमेथाम्फेटामिन तक दोस्तों भी दे रहा, ये इका एप्सिलॉन अमाइनो कैप्टिक एसिड ले रहा हो, और कंट्रासेप्टिव जेट्स हो सकते हैं। पैरालिसिस, यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स थेरेपी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? पोटेशियम की एंट्री ब्लॉक करते हैं। फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं एब्डोमाइलिसिस के, ट्यूमर लाइसिस के रिस्क फैक्टर जो हैं और हेमोलाइसिस के रिस्क फैक्टर जो हैं, उन सारी हिस्ट्री आपने पूछनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरली वाइटल साइंस है नॉर्मल, नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग जो है मसल वीकनेस, फटीग और डिप्रेशन। और कई एग्जामिनेशन पे एक्स्ट्रासिस्टली हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं, टेकिपनिया हो सकता है, रिजल्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल की वीकनेस, एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, एब्सेंट वावल साउंड्स, आपको एक्टिविटीज डेवलप हो जाएगी। फिर ईसीजी फाइंडिंग, ईसीजी फाइंडिंग के साथ आप लोग फेमिलियर हो गई। तो अगली फाइंडिंग जो है टाल टेंटेटिव शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये वहां से शुरू होते हैं। और उसके बाद पोटेशियम जब मजीद बढ़ता है तो पीक हो जाती है टी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, डिप्रेस पी वेव और वाइडनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द आर वेव। और 8 से ज्यादा हो जाए तो पी वेव एब्सेंट हो जाती है और प्रोग्रेसिव क्यूआरएस वाइडनिंग हो जाती है और साइन वेव हो जाती है। डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स, इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट है उसमें ब्लॉक आ जाता है। अब आपके पास जो अगर राइट बंडल ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्लॉक है तो उससे भी क्यूआरएस वाइड हो जाएगा, तो यहां भी क्यूआरएस वाइड हो जाता है। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करनी है आपने?
ड्यू टू प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स बंडल ब्रांच ब्लॉक है या हाइपरक्लीमिया की वजह से है। ECG में आप देखोगे कि जो ECG में चेंजेस हैं राइट या लेफ्ट बंडल ब्रांच में, वो उसके मुताबिक होगी, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। तो चेंजेस जो है राइट लीड्स में आएंगी कि लेफ्ट टाइप की लीड्स में आएंगी। कि जो आपका वाइडनिंग होगी दैट विल बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी बंडल ब्रांच ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक हुआ है। मगर ECG में हाइपरक्लीमिया में ये वाइड स्प्रेड होगा। तो एक सिंपल सी चीज है, आप ECG देख रहे हो, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, अगर आप उसको असाइन नहीं कर सकते कि ये राइट है या लेफ्ट ब्लॉक है, तो सीरियसली थिंक अबाउट हाइपरक्लीमिया। ठीक है, हाइपरक्लीमिया में डिफ्यूज चेंजेस होंगी राइट या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में अकॉर्डिंग टू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये डिफरेंशिएट ECG में करनी होती है। वर्कअप पे क्योंकि मेन जो है एक्सक्रीशन की बात की थी कि 90% जो है यूरिन से एक्सीट होता है, तो उसके लिए यूरिनरी पोटेशियम या उससे ज़्यादा रिलायबल जो है वो ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट TTKG, ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट, जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूरिन पोटेशियम इनटू सीरम ऑस्मोलैरिटी डिवाइडेड बाय सीरम पोटेशियम इनटू यूरिन ऑस्मोलैरिटी। यूरिन ऑस्मोलैरिटी के साथ अलग है, अगर ऑस्मोलैरिटी यूरिन के ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा होगा, पोटेशियम की चीजें ज्यादा हो जाएगी। तो यूरिन पोटेशियम इनटू सीरम ऑस्मोलैरिटी और सीरम पोटेशियम इनटू यूरिन ऑस्मोलैरिटी। और अगर लेस देन 3 है तो लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन इफेक्ट है लैक्टिक ट्यूब। अगर मोर देन 7 है इसका मतलब होगा एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट हो रहा है, नॉर्मल एक्सक्रीशन है या 24 आवर यूरिन पोटेशियम वगैरह का। ये वाला आपको डिफरेंशिएट करेगा कि एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है या नहीं। तो ये 3 और 7 हो जाएगा। 3 से कम है तो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं है, 7 से ज़्यादा है तो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है, दरमियान में कहीं तो दोनों हो सकते हैं। तो बेसिकली सीरम पोटेशियम आपके पास 5.5 से ज़्यादा था तो आपने GFR पहले नंबर पे देख लेनी है, सीरम फंक्शन देख लेनी है। अगर तो लेस देन 15 है, डिक्रीज है, तो डिक्रीज रीनल पोटेशियम एक्सक्रीशन हो सकती है, रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकती है तब। और इंक्रीज पोटेशियम लोड हो सकता है, सप्लीमेंट ओरल आईवी पोटेशियम दे रहे हैं, पोटेशियम में डाइट हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ट्यूमर लाइसिस है, ठीक है, रेब्डोमायोलाइसिस है, तो उस पर पोटेशियम का लोड ज़्यादा होगा। और इधर अगर आपके पास GFR ज़्यादा है 15 ml से, फिर भी हाइपरक्लीमिया है, तो फिर आपने देखना कि एल्डोस्टेरोन लो है या हाई है। एल्डोस्टेरोन अगर लो है और रीनल भी लो है, दोनों हाइपोरेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के डायबिटीज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ड्रग और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसमें हाइपोरेनिमिक हाइड्रोस्टेरोन होती है। रीनल नॉर्मल टू हाई है तो प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है, कंजेनिटल रीनल अपोप्लेजिया, ड्रग्स और एडिसन डिजीज हो। और अगर एल्डोस्टेरोन हाई है फिर भी हाइपरक्लीमिया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीनल ट्यूब्यूल जो है वो रेजिस्टेंट है टू द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये कंडीशन आ जाती है। इस पे पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ड्रग्स हो सकती हैं। और ये सूडो हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये आपकी एक एल्गोरिज्म है। और उसके बाद ये आ गई ECG। इसमें क्या चीज देख रहे हो? टॉल टेंटिटी। यहाँ क्या देख रहे हो? और
और क्या नजर आ रहा है? पेंटेन डी वेव नजर आ रही है, वाई क्यू आर सब्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? पी आर इंटरवल जो है, पी नजर आ रही है आपको? यहाँ नजर आ रही है, अदरवाइज पी नजर नहीं आ रही। ये इसमें पी नहीं है ना। ये दोबारा आ गई, ये आपकी साइन वेव आ गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, AVR, AVL, AVF, और फिर ये सारी लीड्स में वाइडनिंग है, ठीक है। दिस कांट बी बंडल ब्रांच ब्लॉक है ना, सारी लीड्स में जब वाइडनिंग होगी, यहाँ की साइन वेव आ गई, तो मेडिकल इमरजेंसी इमीडिएटली आपको बगैर कुछ हिस्ट्री दिए, बगैर कुछ चौक किए फौरन इसको ट्रीट करना होगा। पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए तो फिर आपने हिस्ट्री देनी है। ट्रीटमेंट में पहला स्टेप क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन को अपने स्टेबलाइज करना। उसके बाद ट्रांससेलुलर शिफ्ट करानी है पोटेशियम की इनटू द सेल, सीरम पोटेशियम को लो करना है, और फिर पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। अब पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं सारे स्लो हैं। डिलेड एक्सक्रीशन होगी, वो इमीडिएटली ये वाली ईसीजी है, ये वाली ईसीजी है, यहाँ पे यहाँ वो चीजें एक्सक्रीशन पे वो हेल्पफुल नहीं होगी। ओके, हेल्पफुल या सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे चीज है कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करें और उसके साथ आप इंट्रासेलुलर को शिफ्ट करें। तो मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन के लिए फौरी तौर पर आपने कैल्शियम देना है कार्डियक टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए। आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम ग्लूकोनेट है? ओवर 2 to 3 मिनट। onset of action is immediately, duration of action is 30 minutes to an hour। दोनों में क्लोराइड और ग्लूकोनेट में क्या डिफरेंस है? जी किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है? कैल्शियम क्लोराइड में एलिमेंटल कैल्शियम इज 3 times than इन कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो बिल्कुल ये वाली इस तरह की ईसीजी जो है तो प्रेफरेबली आपने कैल्शियम क्लोराइड यूज करना, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है कैल्शियम क्लोराइड का? इरिटेट करता है वेन को, इरिटेट वेन करता है, तो इसलिए ज्यादातर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। मगर इस तरह की ईसीजी अगर हो तो फिर आपने कैल्शियम क्लोराइड ही देना है। पहले मेम्ब्रेन स्टेबलाइज की है, फिर आपने शिफ्टर्स यूज करने हैं जो पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर दें। उसमें आपके पास कॉमनली यूज होता है आईवी ग्लूकोज इंसुलिन, 10 units of regular insulin with 50 ml of 50% dextrose। जो एक्शन किस चीज का है? It's the insulin which drives the potassium into the cell। ग्लूकोज आप देना है कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपने सिर्फ इंसुलिन देनी, जरूरी नहीं आपने कि उसको ग्लूकोज भी दें। ग्लूकोज को लो करने से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोटोनिसिटी की वजह से जो पोटेशियम बाहर आ रहा है वो बाहर आना बंद हो जाएगा।
और ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो एंडोजेनस इंसुलिन प्रोड्यूस हो सकती है जो कि हेल्पफुल हो सकती है, मगर आपने इंसुलिन देनी है मेनली और ग्लूकोज देना है बाय बोलस या आप इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी यूज कर सकते हैं। और क्या चीज है आपके पास? अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करोगे, अदरवाइज बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट 10 मिलीग्राम, ठीक है। ये जो 10 मिलीग्राम डोज है वो हाई है, हायर है एज कंपेयर टू जो ब्रोंकोस्पाज्म के लिए देते हैं। मगर ये भी देनी है, इसका पीक इफेक्ट इज इन 90 मिनट्स। और ये वाली स्पेशली रीनल फेलियर में आप यूज कर सकते हो जहां आपने ज्यादा फ्लूइड भी नहीं देना। सोडियम बाइकार्बोनेट का ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 15 to 30 मिनट्स और मेनली शिफ्ट करता है पोटेशियम को, और ये स्लो है। तो स्टडीज आई है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्शन एज कंपेयर टू ग्लूकोज इंसुलिन बहुत स्लो और कम है। और एक्सक्रीटर्स में जब पोटेशियम को खारिज करने के लिए बॉडी में थे उसमें क्या चीजें हैं? डायूरेटिक के साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो ब्लॉक कर रहे हैं पोटेशियम एक्सीजन को, ठीक है। मॉनिटर वॉल्यूम स्टेटस एंड एम टू मेंटेन यूवोलेमिया, उससे क्या होगा? हाइपोवोलेमिया था तो क्या हो रहा है? सर हाइपोवोलेमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा स्क्रीन कॉन्टैक्ट और यदि हाइपोवोलेमिया होगा तो सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होगा और एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एनालॉग यहाँ तो यूज नहीं होता, मगर 9 अल्फा फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट, ये स्पेशली सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जिसमें टैक्सोलिमस या साइक्लोस्पोरिन देनी होती लॉन्ग टर्म, तो वहां पे ये फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसोन यूज करते हैं बाहर, ठीक है, लॉन्ग टर्म देने के लिए, हाइपरकालेमिया के लिए ये यूज करते हैं, कैल्शिफिकेशन बढ़ जाए। फिर ये कैक्सिलेट सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट ये आप देते हो। अब इसका साइड ऑफ एक्शन क्या है? कहाँ पे एक्ट करती है ये? इंटेस्टाइन में किस पार्ट में? ये बेसिकली कोलोन में इफेक्ट करती है। तो कोलोन में इफेक्ट हो के लिए इसलिए अगर आप एनीमा से देते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगी और ज्यादा जल्दी एक्शन होगा, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए रिटेंशन नीमा दे दो तो ज्यादा कैसे में मूव होगा। डोज यूजली 15 ग्राम जो है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटीमिया के लिए आप दे सकते हो, मगर ये एक्यूट सिचुएशन में इमरजेंसी हाइपरटीमिया की वहां इस्तेमाल नहीं करोगे। अब मैंने कहा नहीं करोगे, थ्योरेटिकली अगर पेशेंट आपके पास हाइपरकालेमिया का आ गया इमरजेंसी में तो ये तीनों काम आपको साइमल्टेनियसली करने होते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ तो है कि कैसे ये इसको यूज नहीं करना अगर इमरजेंसी में हाइपरकालेमिया की हो। अब आपके पास कैल्शियम देते हो, उसका एक्शन कितनी देर रहता है? 30 to 35। और साथ ही आप ग्लूकोज इंसुलिन दे देते हो, उसका एक्शन स्टार्ट्स इन 30 मिनट्स और लास्ट फॉर 2 आवर्स। साथ ही आप ये दे देते हो रेजिन जो है सोडियम पॉलीस्टीरीन जो सल्फोनेट है, तो वो इसका एक्शन स्टार्ट्स इन 2 आवर्स और लास्ट फॉर 6 आवर्स। अगर तीनों चीजें आपने साइमल्टेनियसली कर दी हैं तो कम से कम 6 आवर्स तक आपका कैल्शियम जो है कंट्रोल रहेगा। फिर ये नई चीजें आ रही हैं, 2 ये रेजिन नहीं है,
पॉलीमर्स हैं, ये है आपका पेटीमर, पेटीरोमर, ठीक है, ये भी कैल्शियम बाइंडर है, इंटेस्टाइन में बाइंड करता है। तो और ये भी स्लो एक्शन है, तो इसलिए इमरजेंसी में यूज नहीं होता। और तीसरी चीज है ये सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट, ये भी बाइंड करता है कैल्शियम। ये और सारी इंटेस्टाइन में ऊपर से लेके स्टमक से लेके नीचे तक सारे इंटेस्टाइन में बाइंड करता है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। मगर फिर भी आप इसको इमरजेंसी में यूज नहीं करें। ये पेटियोमर और सोडियम जिरकोनियम ये नॉन रेजेंस हैं, और ये अब नई इंट्रोड्यूस हुई है चीजें। और जब आपने बात की थी हम पोटेशियम सल्फोनेट, ये अब तकरीबन डिस्करेज किया जाता है। क्यों? कि इसके साथ बहुत सारे केस इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस के रिपोर्ट हुए हैं। एज सच खाली देते हो सॉर्बिटॉल या विद सॉर्बिटॉल, दोनों सूरतों में इंटेस्टाइनल और कोलोन की नेक्रोसिस के केसेस आते हैं। तो ये आपको अब डिस्करेज की जा रही है, मगर हमारे यहाँ मजबूरी है। आपने एहतियात क्या करनी है? ये रेजन देते वक्त, कैक्सिलेट देते वक्त क्या एहतियात होनी चाहिए? पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड ना हो, पहले भी ना हो और बाद में भी ना उसको हो जाए। और एक डोज आपने दी है तो दूसरी डोज उस वक्त तक रिपीट नहीं करनी जब तक उसने स्टूल पास न कर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग आमतौर पर लिख देते हैं कि कैक्सिलेट 15 ग्राम जो है 3 टाइम्स ए डे, विदाउट नोइंग कि उसने स्टूल पास किया भी है कि नहीं किया। तो ऐसे केसेस में अगर वो स्टूल पास नहीं करता, स्टूल हार्ड हो जाते हैं, तो वहां पे फिर ये नेक्रोसिस का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इंश्योर करनी है कि दूसरी डोज देने से पहले पेशेंट ने स्टूल पास कर लिया हो। उसके बाद आपके पास मूव करने के लिए डायलिसिस है, ठीक है। डायलिसिस भी स्लो है, इसलिए कि आपने अगर पेशेंट डायलिसिस पे ऑलरेडी नहीं है तो उसकी लाइन डालने में वक्त लगेगा, सेटअप करने में वक्त लगेगा। और अगर उस तरह की साइन वेव आ रही तो पेशेंट सर्वाइव नहीं किया जाए, ठीक है। मगर ये प्रिवेंशन के लिए थेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो आपने ट्रीटमेंट दी है, फेलियर टू कंट्रोल, हाइपोकैलेमिया कंट्रोल नहीं हुआ, हाइपोकैलेमिया हो गया ड्यू टू एक्सेसिव अग्रेसिव थेरेपी है, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, ज्यादा कैल्शियम दे दिया था, हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम्स आ गए तो एक्सेसिव बाइकार्बोनेट दे दिया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, टैकीकार्डिया ड्यू टू बीटा एगोनिस्ट थेरेपी, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू ग्लूकोज इंसुलिन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और टेटनी ड्यू टू सोडियम बाइकार्ब, और फिर ये वाल डिप्लीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी इंसफिशियंसी, हाइपोकैल्सीमिया वाला, ये बाकी चीजों भी हो सकता है। ये आपके पास कैल्शियम है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 3 minutes, ड्यूरेशन 30 minutes, इंसुलिन ग्लूकोज 20 to 30 minute ऑनसेट है और ड्यूरेशन इज 2 hours, बीटा एडिनर्जिक जो है 15 to 30 minute ऑनसेट है और 30 minutes to 2 hours, 3 hours, ठीक है। तो ये तकरीबन दोनों एक जैसे हैं। आयन एक्सचेंज रेजन्स, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 2 to 6 hours और 6 to 12 hours ड्यूरेशन है। डाययूरेटिक्स जो है ऑनसेट 15 minutes और लास्ट 2 to 3 hours, पेटियोमर जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन 7 hours है और ड्यूरेशन 24 hours, और ज़िरकोनियम की ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 1 hour और लास्ट 24 hours। तो ये कंपैरेटिवली ये साइकिल है, ये नहीं अवेलेबल नहीं होते, दोनों नहीं। अब आपके पास 21 और 5 मिनट है।
ये आपको मैंने बताया है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, और ये एक्शन पोटेंशियल राइज करता है जब यहां तक ये पहुंच जाता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दी सोडियम चैनल, और यहां उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस राइज होगी। ये दोनों में डिफरेंस जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल। एक्साइटेबिलिटी डिफरेंस करेगी टिश्यू की ऑन दी इंटरवल बिटवीन दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आपके पास हाइपरकलीमिया आया तो उससे ये रेस हो गया, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, तो एक्साइटेड पोटेंशियल आपका यहाँ पे 15 मिलीमोल्स हो गया, 75 और 60 का डिफरेंस कम होगी, एक्साइटेबिलिटी इजीली एक्साइटेबल हो जाएगा। एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि टिश्यू कितना एक्साइटेबल है, जितना कम होगा उतना ज्यादा टिश्यू एक्साइटेबल होगा। अब कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उसको रेज कर देता है, ठीक है। यहाँ आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से -70 आया हुआ था, और ये डिफरेंस जो है बिटवीन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल ये 15 हो गया था, जिसकी वजह से टिश्यू ज्यादा एक्साइटेबल हो गया था। जो कैल्शियम जब आप देते हो तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रेज कर देगा। उससे क्या हुआ, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है -60 के बजाय -45 हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है आपका वही 30 मिलीवोल्ट का। ये थ्रेशोल्ड ये ऊपर जाने की वजह से ये एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल वापस उतना ही हो गया जितना नॉर्मली होता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नीचे चला जाता है, नीचे चला जाएगा तो ये डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, इसलिए टिश्यू आपके ज्यादा एक्साइटेबल हो जाएंगे, इसलिए वो टेटनी वगैरह हाइपोकैल्सीमिया में होती है। इसलिए ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नजदीक पहुंच गया हुआ है। अब आपके पास अगर हाइपोकैलीमिया है, हाइपोकैलीमिया है तो ये आपका और नीचे चला जाएगा, और डिस्टेंस जो है -60 से बढ़ जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ गया। और ऐसे पेशेंट में गलती से कैल्शियम नहीं दे देना, अगर हाइपोकैल्सीमिया भी है तो गलती से कैल्शियम नहीं दे देना। क्या होगा, कैल्शियम ने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रेज कर देना, जिससे ऐसे डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और हाइपरपोलराइजेशन और बढ़ जाएगी। तो हाइपोकैलीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में अगर हो तो पहले हाइपोकैलीमिया को करेक्ट करना है, फिर हाइपोकैल्सीमिया को। अब आप ये भी कभी नोट करोगे कि पेशेंट को हाइपोकैलीमिया भी था और हाइपोकैल्सीमिया भी था, ये सिचुएशन थी, आपने हाइपोकैल्सीमिया ये वाला कि पोटेशियम की वजह से थ्रेशोल्ड नीचे आया हुआ था और हाइपोकैलीमिया की वजह से यहाँ चला गया। पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है कैल्शियम के, आपने पोटेशियम करेक्ट किया, कैल्शियम अभी लो था, तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिक सिम्टम्स आ सकते हैं। उस सूरत में आपने हाइपोकैलीमिया को करेक्ट किया तो फिर हाइपोकैल्सीमिया को करेक्ट करना होगा। तो ये एक थ्योरेटिकली आप क्यों यूज करते हो। ये वाला अगर आपके पास ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम बढ़ता बढ़ता सुपर इम्पोज हो जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो परसिस्टेंटली डीपोलराइजेशन हो जाएगी, और अगर ये परे चला जाता है, दूर चला जाता है, तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, आपके ज़हन में ये चीज
कि ये हाइपरक्लीमिया है तो मैंने कैल्शियम क्यों दे रहा हूँ, उससे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रेज कर रहे हैं ताकि ये डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो जाए। ये कहानी इसकी है। ये अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 हो गया ड्यू टू हाइपरक्लीमिया, ये डिस्टेंस कम हो गया, तो फिर आपने इसको रेज कर देना है कैल्शियम देके ताकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिस्टेंस जो है आपका मेंटेन हो जाए। उसकी वजह से इमीडिएटली जैसे कहते हैं ना मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है, दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैल्शियम क्या करती है उसको। एनी क्वेश्चन? तक की बात चलो नहीं थैंक यू सर। हाँ